नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग और मोदी के इकोसिस्टम के साथ उनके गुप्त रिश्ते, इसके दिन अब शायद पूरे हो चुके हैं। क्योंकि बार-बार हम लगातार डिबेट्स में कहते हैं कि इस देश की जनता हिम्मत नहीं करती, बोलने की हिम्मत, पूछने की हिम्मत, प्रोटेस्ट करने की हिम्मत, जो अधिकार के रूप में बाबा साहेब ने इस देश के हर इंसान को, हर नागरिक को दे रखा। लेकिन वक्त बदलता नजर आ रहा है। मैं कई बार बड़ा निराश मन के भीतर होता हूं, बहुत निराश होता हूं और वो निराशा कार्यक्रम में झलक जाती है। लेकिन अब लग रहा है कि हाँ, कुछ आशान्वित हो सकता हूं। तमिलनाडु में सर्वदलीय बैठक के बाद 44 दलों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया था, पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। महाराष्ट्र में उद्धव, राज, कांग्रेस, शरद पवार सब एक मंच पर आए और शाम ढलते ढलते हजारों की भीड़ खड़ी हो गई मुंबई में सड़कों पर। हजारों की भीड़। पुलिस ने परमिशन नहीं दिया, सरकार ने रोकने के हर हथकंडे अपना लिए, लेकिन मुंबई की सड़कें फुल हो गई। लेकिन वो दोनों ट्रेलर था। फिल्म तो आज दीदी ने रिलीज किया है। फिल्म दिखाएं उससे पहले जरा हेमंत अत्री जी को लाएं स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। आज जो ट्रेलर मैंने कहा वो ट्रेलर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये बेसिकली तमिलनाडु महाराष्ट्र का इसलिए चर्चा किया हमने कि अब वो फर्टाइल भूमि जहां पर जुबान की फसल लहलहाना शुरू हो गई है, वो अलग अलग हिस्से हैं देश के। दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। महाराष्ट्र पश्चिमी स्टेट में गिना जाता है, वेस्ट में, भारत के पश्चिम में। बंगाल भारत का पूर्वी राज्य है। तो पूरब, पश्चिम, दक्षिण, इन तीनों में ये आवाज अब गूंजने लगी है। सिर्फ उत्तर बचा है, जिसको हिंदी पट्टी उर्फ डॉट डॉट पट्टी बोलते हैं कई लोग। उसको हम नहीं बोलेंगे क्योंकि उसी पट्टी के हम निवासी हैं। तो यही बस उत्तर पट्टी में अभी शायद मोदी है तो मुमकिन है वालों की संख्या बची है। बाकी तो अब, बाकी यकीनन मैं कह सकता हूं साफ सफाचट। आज मैं बंगाल की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। बंगाल में दरअसल जो फिल्म की बात कर रहे हैं, 5 किलोमीटर, 4.5 से 5 किलोमीटर लंबी, मतलब पूरा लंबाई में सड़क और चौड़ी सड़क लबालब। 5 किलोमीटर की विजिबिलिटी, मैं नहीं जानता, इंसान तो छोड़ दीजिए, शायद कोई जानवर, कोई जिसकी बहुत जो है तीव्र दृष्टि हो, उसकी भी विजिबिलिटी इतनी नहीं है। 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर अगर आप बिल्कुल खुले मैदान में देखें तो भी विजिबिलिटी नहीं हो। 5 किलोमीटर तक अगर इंसान ही इंसान खड़ा है, लोग ही लोग खड़े हैं, तो कितनी बड़ी भीड़ होगी। आप कल्पना कीजिए कि ये जनमानस के बंगाल का खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है ना, अगर पब्लिक बंगाल की खाड़ी बना दे, ऐसे ही समंदर बना दे, तो वैसे ही समंदर, इसको जन समंदर कह सकते हैं, जन समुद्र। ये जन समुद्र था बंगाल में, कोलकाता। इस जल समुद्र ने दिल्ली को और दिल्ली दरबार के बादशाह को, सबको हिला के रख दिया होगा। मैं आपको खबर दिखाता हूं, फिर हेमंत जी के पास चलेंगे, पूरी कहानी डिटेल में एनालिसिस सब समझेंगे, करेंगे। एसआईआर के खिलाफ कोलकाता में ममता का मार्च। कहा जैसे हर उर्दू बोलने वाला पाकिस्तानी नहीं, वैसे ही हर बांग्लादेशी, बांग्ला भाषी बांग्लादेशी नहीं। ये बात हम तो अक्सर कहते हैं, शायद कल ही की चर्चा में हमने कहा था। नेक्स्ट, बंगाल में एसआईआर पर संग्राम, सड़क पर ममता का मार्च। कहा बंगाली प्रवासियों को बांग्लादेशी बताकर झूठी खबरें फैला रही बीजेपी। नेक्स्ट, चेंज करिए फटाफट फटाफट। एसआईआर के खिलाफ कोलकाता में ममता के नेतृत्व में टीएमसी ने किया रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन। जुटी भारी भीड़, और ऊपर लोगो देख लीजिएगा। ये भारी भीड़ अगर ये गोदी में लिख दिए तो सोचिए कितनी भारी रही होगी। ये ज्यादा भारी को मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, आभारी होते हुए, ये सिर्फ भारी लिख रहे हैं। बंगाल,
हाथ में संविधान लेकर सड़क पर उतरी सीएम ममता बनर्जी, एसआईआर के खिलाफ निकाली रैली। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये देखिए, ये कोई कैमरा, मैंने पहले कहा था कि 5 किलोमीटर तो कोई कैमरा ही नहीं होगा। वो हो सकता है कि नासा का टेलीस्कोप वगैरह निकाला जाए, भले संभव हो वो कि 5 किलोमीटर एक फ्रेम में फोटो कैप्चर कर ले। ये आपकी निगाह जहां तक जा रही है सड़क को देखिए, अलग अलग दूरी से ली गई फोटोग्राफ्स हैं, और जितनी विजिबिलिटी आपकी है, या कैमरे की जितनी विजिबिलिटी है, हम आपकी और अपनी क्यों कहें, कैमरे की जितनी विजिबिलिटी है उसकी जितनी औकात है उतने में, और ये स्कैटर्ड भीड़ नहीं है। इस भीड़ को हम लोग देहात में कहते हैं कि ऐसी भीड़ थी जहां पर सरसों भी न फेंका जा सके, मतलब सरसों फेंकने की जगह नहीं थी, राई फेंकने की, वैसी भीड़ थी। अब इसमें एक तस्वीर आई, इसके विजुअल्स भी हैं, लेकिन वो विजुअल्स किसके द्वारा बनाए गए हैं पुष्टि नहीं हो पा रही, इसलिए हम नहीं दिखा रहे हैं। ये विजुअल गौर से देखिएगा। इस विजुअल में ये मार्च में आगे आगे ममता बनर्जी देखिए पीछे दिख रही होंगी आपको। मार्च में इस पूरे रैली में ये आगे चल रहे थे। इसमें पहचानिएगा आप, इसमें पादरी हैं, इसमें जैन महात्मा हैं, इसमें सिख हैं, इसमें बौद्ध हैं, इसमें मुसलमान हैं, इसमें हिंदू हैं। मतलब हिंदू धर्म गुरु, मुस्लिम धर्म गुरु, सिख धर्म गुरु, बौद्ध धर्म गुरु, जैन धर्म गुरु, ईसाई धर्म गुरु, सारे आगे एक साथ हाथ में हाथ थामे, वो हाथ देखिए पगड़ी लगा के बीच में ही हैं सरदार जी, तो हाथ में हाथ डाले हुए, ये असली तस्वीर है भारत की। और यही अगर ये तस्वीर देखी ना, तो इस तस्वीर को देख करके अच्छे अच्छों आंख की रोशनी कम हो जाती है, जो लंबी लंबी फेंकते हैं मंचों से। अब इतने पे हम रुकते हैं, इसके बाद जो है ममता बनर्जी का, अच्छा एक तो क्लिप्स चलाई देते हैं, चलिए नेक्स्ट प्ले कर दीजिए, नेक्स्ट प्ले करिए। লোকের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙবে না, তুমি পরে করতে আপনার ইলেকশন। কই তুমি বলছো বাংলাদেশি রোহিঙ্গা? মির্জাফর বাবু, আসাম কেন হলো না? হলে হারতেন, আসামের লোকে ভোট দিত না, ফৌজ ভোটে যেতেন। আমি চ্যালেঞ্জ নিয়ে বলে যাচ্ছি, ইলেকশন বাউন্ড 4টে রাজ্য, বাংলা, তামিলনাড়ু, কেরালা আর আসাম একসাথে ভোট হয়। 3টে অপোজিশন রুল স্টেটে আপনি এসআইআর করলেন, কিন্তু আপনি নিজের ডাবল ইঞ্জিন সরকার, চোরদের সরকারেরটা করলেন না কেন? মাই কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 টু খুশি বাবু, যিনি সবে চামচা দিয়ে দুধ খেতে শিখেছেন বিজেপি। সবে না, অনেক কিছুই আছে। ये बंगाली में बोल रही थी ममता दीदी, लेकिन ममता बनर्जी की बंगाली भी इतनी स्पष्ट है, मतलब बंगाली हिंदी हल्का फुल्का समझ में आ जाता, लेकिन ममता दीदी के का जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उसके साथ चीजें और क्लियर हो जाती हैं। गिनवा दिया राज्य कि किसमें किसमें साथ में होता है, तो कौन से कुर्सी बाबू शायद बोल रही हैं क्या, है कुर्सी बाबू, और चमचा उमचा भी बोल रही थी कि चमचा किसका चमचे हो, शायद इस टाइप का भाव था। वो गणेश गुप्ता जी के लिए विशेषण है। हाँ हाँ, तो जो चमचा सम्राट उनको आप कह सकते हैं आजकल, तो जितने चमचे हैं उनमें उनसे बड़ा कोई नहीं होगा शायद। तो खैर, ये ममता बनर्जी की दहाड़ है, और वो भीड़ आपको दिखाई। अब वो क्लिप भी दिखा देते हैं, जरा वो क्लिप आ गई है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जरा प्ले कर दीजिए, क्लिप जरूर देखिए, क्योंकि ये देश के लिए जरूरी क्लिप है। ये देखिए, इन नफरतियों के लिए है, वो देखें और छाती पीटें। भक्तों के लिए है, ₹1.5 वाले ट्रोल्स के लिए है कि ये देखें और छाती पीटें। वो बहुत बरनाल बांटते हैं, कहते हैं मोदी जी ने जलाई बरनाल लो, अब छाती पीटो, छाती पीटो, ये देखो, ये है। अब चलते हैं हेमंत जी के पास, अभी हम आपको और अभिषेक बनर्जी को सुनवाएंगे, ममता दीदी को सुनवाएंगे, और आपको और कुछ खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, क्योंकि वहां भी ठक ठक हो गया है, तो वहां भी चलेंगे, और आपको डिस्को डांसर के पास ले चलेंगे जो आजकल सियासी नाच कर रहे हैं, सियासी डांस।
अब मैं तो नहीं कहूंगा मोदी टाइप मुजरा, मैं तो डांस ही बोलूंगा, नृत्य ही बोलूंगा। ठीक है, तो हेमंत भाई, ये भीड़, बस पहले तो मैं जो है, और कुछ नहीं, ये भीड़ क्या कहती है? मैं तो ये मानता हूं कि ये भीड़ ही शुभ संकेत है। भीड़ से डरने वाले बात कुछ भी कहें। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। आपकी बात से 100% सहमत हूँ। ये जो भीड़ आपने दिखा दी है और सारे देश ने देखी, ये 3.8 किलोमीटर के लंबा रास्ता था। ये अपने बाबा साहब अम्बेडकर की उससे लेकर प्रतिमा से लेकर के और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के घर तक पूरी की पूरी लंबी खुली सड़क जैसा आपने बताया। और लाखों लाख लोग सब सिरमुंड वो दिख रहे थे, नरमुंड, उसके अलावा कुछ नहीं था। ये भीड़ अगर सही मायने में देखे ना, तो केवल भाजपा के लिए नहीं, ये ज्ञानेश गुप्ता को भी आज बहुत बुरे सपने आएंगे। मुझे लगता नहीं कि उनको नींद आएगी आज, क्योंकि अभी तो चुनाव की शुरुआत भी नहीं हुई। जिस तरीके का मोबिलाइजेशन उन्होंने कर दिया है, उससे कहीं ना कहीं जो उसके पीछे जो एसआईआर की मंशा है वो ध्वस्त ना हो जाए, इस काम में ममता बनर्जी माहिर है। और उन्होंने इसको एसआईआर को नया नाम दे दिया है, आपको भी जानकारी रहनी होगी। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ये साइलेंट इनविजिबल रिगिंग है, चुपचाप, जिसको जो दृश्य में नहीं आती है, देखने में नहीं आती है, इनविजिबल, अदृश्य रिगिंग, गड़बड़ी। और यही उनके भाषण का मूल था। बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा आशीष भाई कि जितने भी लोगों की आपने बात की ना, अगर सही मायने में कोई शत्रप, बड़े शत्रप है, तो इसमें कोई कहने में कोई शक नहीं है कि जितनी प्रोफेशनल पॉलिटिशियन ममता बनर्जी है और जितने प्रोफेशनल स्टालिन, उतने, देखिए बीजेपी का तो खेल दूसरा है, वो तो पैसे का, सत्ता का, चुनाव आयोग का, वो तो एक मिक्स ब्लेंड कुछ और चीज। लेकिन काडर पे कंट्रोल, नैरेटिव पे कंट्रोल और सरकारों पे कंट्रोल, इसका, और अपने वर्कर पे, इसका कोई मुकाबला आप इन दोनों नेताओं का नहीं कर सकते, चाहे स्टालिन हो साउथ में और चाहे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी। इस पे तो आप कोई कंफ्यूजन रखिएगा। दिक्कत क्या आशीष भाई, जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश या तेजस्वी, उन दोनों के पास भी एक बहुत बड़ी लीगेसी है, ठीक, और बहुत बड़ा नाम है, वो इकलौते चैलेंजर भी हैं अपनी अपनी स्टेट के लिए। लेकिन वो 24/7/365 पॉलिटिक्स नहीं करते हैं अज्ञात कारणों से, मुझे नहीं पता क्या कारण है। लेकिन ममता बनर्जी लगातार सत्ता में होने के बावजूद आपने कभी उनको चैन से बैठे हुए नहीं देखा होगा। वो हमेशा वर्कर्स के बीच में रहती है, हमेशा सड़कों पर रहती है। और आज आप ऑप्टिक्स देखिए, जिस पर आपने बड़ा अच्छा किया, जोर दिया, सबसे आगे चल रहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और वो सारे, और ममता खुद उसके पीछे है। तो एक जो मैसेज है वो लाउड एंड क्लियर है कि हमारे साथ क्या है और तुम क्या करना चाह रहे हो। और एक तरीके से उन्होंने इसको चुनाव एसआईआर जैसे आज से शुरू हुई फॉर्मली, उससे पहले इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि उसने ये भी कहा कि जो ज्ञानेश गुप्ता कर रहे हैं उसमें बताते कम है और छुपाते ज्यादा है। ये उन्होंने कहा अपने भाषण में कि बताते तो ही। आज मैं इंटरेस्टिंग आपको खबर भेजी है एक साथी जर्नलिस्ट की, धनंजय राजेंद्रन की, अगर आपने देखी हो। बिहार के अंदर आपने इतनी बड़ी कवायद कर दी एसआईआर की, किस नाम पे की थी? घुसपैठियों के नाम पर। अमित शाह जी पहले दिन से किस बात पे वोट मांग रहे हैं? घुसपैठियों के नाम पर। वो ये भी भूल जाते हैं कि यार गृह मंत्री मैं हूं, उनको निकालने का काम भी मेरा ही था, ठीक, और वो आके से गए, उनको रोकने का काम भी मेरा ही था, उसको भूल जाते हैं। और घुसपैठियों का नाम लेकर के बिहार में वो मांग रहे हैं। और धनंजय राजेंद्र की जो स्टोरी है आज, उसमें ये क्लियर हो गया बाकायदा। ऑप्टिक वो जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो वो इलेक्शन अफसर्स होते हैं, उनका बाकायदा कोर्ट है ये कहते हुए कि बिहार की एसआईआर में एक भी विदेशी नागरिक नहीं मिला। एक मैं कहूंगा कि बस धन्या राजेंद्रन का ट्वीट भी दिखा दीजिए। धन्या राजेंद्रन जैसे लोग पत्रकारिता में है, मैं कुछ ही लोग से जिनसे उम्मीदें होती हैं, तो ये है जो है, ये वाकई एक फ्लैग बियरर हैं पत्रकारिता की। तो ये जरा पढ़ दीजिए पूरा एक ये ट्वीट, आप पढ़कर ट्वीट पहले इसमें आशीष भाई आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सबसे ज्यादा बॉर्डर के करीबी है वो किशनगंज है और अररिया डिस्ट्रिक्ट है, बांग्लादेश के साथ लगे हुए। और वो कहते हैं कि उसमें एक भी बिहार के अंदर फॉरेन वोटर नहीं मिला, ना किशनगंज में और ना अररिया के अंदर। और दोनों जिलों के डिप्टी कमिश्नर ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं कि नो फॉरेनर वाज फाउंड देयर इन द वोटिंग लिस्ट। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोगों को शक के आधार पर, डीसीसी ने बताया कि कुछ लोगों को शक के आधार पर हमने नोटिस दिए थे कि अपने कागज दिखाओ, तो बाकायदा अपने कागज दिखा के गए और उनके कागज वैलिड पाए गए। अब क्या मुंह दिखाएंगे अपने, क्या नाम है जो अपने बैठे ज्ञानेश गुप्ता, क्या मुंह दिखाएगी भाजपा? वो अकेली ऐसी पार्टी है कि भाई ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। भाजपा के एक चीज के लिए खाली रोक दो बस,
ये आप प्लीज मत कहा करिए, मैं निवेदन करता हूं कि क्या मुंह दिखाएंगे, जो इनका मुंह है झूठ बोलने वाला वही मुंह दिखाएंगे। आपको मैं बताऊं, आज आज रैलियां थी, अमित शाह की रैली मैंने बीच में सुनी कि देखें कि कुछ बदलाव आया है। पूरी रैली में इस देश का गृह मंत्री एक ही बात कर रहा है, आप लाएंगे हमको चुन करके कि नहीं घुसपैठियों को भगाने के लिए, बताइए। तो इसलिए ये कभी मत कहिए दर्शकों के साथ, मुझे लगता है मजाक, किस मुंह से आएंगे, अरे वही मुंह जिस मुंह से जुमले बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं, वही मुंह लेके आएंगे। आशीष भाई, मैं कुछ और कह रहा हूं कि इस देश में इतनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एनडीए भी अपने आप में एक गठबंधन है, सत्तारूढ़ गठबंधन है, ये तो मानेंगे ना आप, और सारे दर्शकों को भी पता है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज तक ऑन रिकॉर्ड में आपको कह रहा हूं, किसी पार्टी ने एसआईआर का समर्थन किया है क्या? मुझे तो ये बता दें बस। भाजपा ही समर्थन क्यों कर रही है भाई? इसका जवाब तो दे दो। इसका जवाब भी नहीं है उनके पास। और जो घुसपैठियों का नाम ले रहे हैं, अगर इनका मैं ट्रैक रिकॉर्ड बताऊंगा तो आप कहेंगे कि क्या है। जिस प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कमजोर बताते थे अमित शाह, उनका ट्रैक रिकॉर्ड सुनेंगे आप चाहे तो मैं बता सकता हूं। 2005 में यूपीए ने 14,916 बांग्लादेशी निकाले, 6 में 13,692 निकाले, 2007 में 12,135 निकाले, 2008 में 12,625, 9 में 10,602, 10 में 6290, 11 में 6761, 12 में 6537, 13 में 5234, 14 में अपने जब क्योंकि पार्टली ये थे, फिर बाद में एनडीए आ गई थी, तो 14 के अंदर 989। अब 56 इंची पे आइए, क्योंकि आपके इंटरेस्ट की चीज वहां आएगी। ये मैंने सारा डाटा किसका बताया, ये पार्लियामेंट का डाटा, ये मेरा चित्रंशी का डाटा नहीं, माफ कीजिए। 2015 में 56 इंची की सरकार ने 474 निकाले, 474। 2016 में 308, 2017 में कुल 51, 2018 में 445, 2019 में 299। ये घुसपैठिए निकालेंगे। मनमोहन सिंह कमजोर थे, ये 56 इंची। ठीक, तो ये एक कहने का मतलब मेरा क्या था कि केवल भाजपा ही इसका समर्थन क्यों कर रही है। इसको जब आप इसकी गहराई में जाएंगे ना, तो आपको नीतीश के वहां जो कुछ हो रहा है उसमें आपको पता लगेगा कि नीतीश की पेंशन हो जाएगी, महाराष्ट्र में सारे विपक्ष की पेंशन कर दी। ये है वो खेल। और जब महाराष्ट्र का खेल पकड़ा गया कि 40 लाख वोट जुड़ गए, ये हो गया रातों रात, ये सब हो गया, तो ये नई टेक्नोलॉजी विकसित की है जो डेटा मैनिपुलेशन के लोग हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में खेल कर दो, जिसको चाहो रखो और जिसको चाहो मत रखो। तो ये वो चीज है। और इसको अगर फायरसली कोई लड़ रहा है तो या तो ममता लड़ रही है, इसमें कहने में देखो कोई गुरेज नहीं। जिस तरीके का इनिशिएटिव स्टालिन ने लिया, 44 पार्टियां उन्होंने बुलाई, वो तो एक रीजन के मुख्यमंत्री हैं यार, एक तमिलनाडु स्टेट के मुख्यमंत्री। क्या ये काम इंडिया अलायंस को एज सच नहीं करना चाहिए था? एज सच मेरा सवाल है ये, तो इसमें कोई नाराज हो मत, तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। जब वोट चोरी को लेकर के हर जगह वो चीज रेजोनेट हो रही है, कर्नाटका के अंदर आपने देखा जिस तरीके से सारे तार जुड़ते जा रहे हैं, उसके बाद विपक्ष एक तरफ ममता कर रही है, एक तरफ स्टालिन कर रही है, उससे बात नहीं बनेगी भाई, माफ कीजिएगा। और बहुत भारी मन से कह रहा हूं, आपने ओपनिंग में कहा भी वो आएगा भी इशू कि सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट में अभी नहीं गए हुए, क्या हो गया? बिहार में हो गया ना चुनाव, क्या कर लिया आपने? सब कुछ बता दिया। क्या नहीं बताया, क्या सबूत नहीं दिया बिहार के अंदर, मुझे वो चीज बता दीजिए। आपने कहा कि हेमंत खत्री तेरा नाम वोटर लिस्ट में मृतक में दर्ज है, तू जिंदा है तो मुझे मुंह दिखा के मैं आ गया आपके पास, भाई साहब मैं जिंदा हूं, मेरा नाम नहीं। ठीक, और मेरे जैसे 10-12 फजुले और चले गए सुप्रीम कोर्ट में। क्या हुआ? जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, आप हमने शो भी किया था, कि मैं बधाई देता हूं सिविल सोसाइटी को कि वो यहाँ है। योगेंद्र यादव को बधाई देकर छुट्टी कर दी। योगेंद्र यादव ने कितनी डिटेल्स दी कि एक एक घर में कितने कितने आदमी हैं अभी भी रिवाइज्ड वोटर लिस्ट में, जो एसआईआर के बाद आई। क्या कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने? एक चीज बता दीजिए। तो जब स्टालिन आ जाएंगे, ममता चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या हो जाएगा? वही राकेश द्विवेदी मिलेंगे आपको, वो बताएंगे कि आप इंटरव्यू मत कीजिए साहब, ये हमारा विशेषाधिकार है, हम कभी भी कर सकते हैं, किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। पूरे देश में जो एसआईआर हो रही है वो अघोषित तौर पर एनआरसी का स्वरूप है, कोई माने या ना माने, ये कवायद है। और मैं केवल ये कह रहा हूं कि फिर जब पूरे देश में है तो असम में क्यों नहीं है? असम की स्टोरी भेजी है मैंने। असम के लिए अलग से कायदे कानून बनाए जा रहे हैं श्रीमान अपने गणेश गुप्ता जी के द्वारा।
क्यों नहीं लोगों को, मतलब जो कुछ बीजेपी कह देगी, जो हेमंता बिस्वा शर्मा कह देगा, वो कानून बन जाएंगे वहां। तो फिर पार्लियामेंट की जरूरत क्या है? किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञानेश गुप्ता जो कह देंगे वो कानून है। आप सोचिए, एक बात सोचिए, 24 जून को आशीष भाई, SIR ऑल ऑफ ए सडन फ्रॉम नोवेयर डिक्लेयरिंग, याद होगा आपको? उसके कागज मांग लिया मेरे जैसे, आप जैसे किसी सिरफिरे ने, ये साहब इसकी जो पूरा प्रपोजल है ना, फाइल नोटिंग प्रपोजल, इसका पर्पस क्या है, सारी चीज वो आप हमें दे दीजिए। चुनाव आयोग पता है क्या कहते हैं? ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। सोच के देखिए आप, नहीं, पूरे एक जवाब देश भी आया था कि ये निकालने में टाइम लगेगा, ये भी एक जवाब आया था। मतलब आप सोचिए, इसमें क्या टाइम लगेगा भाई? 10 पेज की, 15 पेज की, 20 पेज की फाइल है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। पहले जवाब में ये कहा कि हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं, यानी कि आपको सपना आया और आपने सुबह ट्रंप की तरह एक ट्वीट मारा और SIR होगी पूरे देश में। ये है आपके लोकतंत्र का नया स्वरूप। इसलिए मैं कह रहा हूं आशीष भाई, अकेली ममता या अकेली वो अपन स्टालिन नहीं कर पाएंगे इसको इंडिया अलायंस को सच लेना पड़ेगा और इस फैसले को वापस कराना पड़ेगा आपको। और वो फैसला कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट का देख लिया आपने, इसका एकमात्र स्वरूप वो है जो आज दिखाया ममता बनर्जी ने सड़क पे। जन दबाव से बड़ा, जनता की अदालत से बड़ा कोई अदालत नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा लोकतंत्र। अगर SIR के फैसले को वापस करा सकते हैं तो इस देश में विपक्ष बच सकता है, वरना मान करके चलिए, वन नेशन और वन इलेक्शन तो बताते हैं, वन नेशन और वन लीडर का जुगाड़ फॉर ऑल टाइम्स कर दिया गया है, ये मान करके चलिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बस कवायद इतने हैं, देखिए इनिशिएट तो हो चुका है। खाली जैसे महाराष्ट्र में 3 स्टेट का नाम हमने लिया था शुरू में, इंट्रो मैंने, तमिलनाडु अलग छोड़, महाराष्ट्र अलग, बंगाल अलग अलग। बस इतना ही करना है कि इसको कनेक्ट कर दे, बस ये जोड़ दिया अगर तो संपूर्ण भारत हो जाए। अलग अलग न रख के जोड़ दिया। खैर, जरा मैं 2 क्लिप और है बंगाली में, क्योंकि बंगाल में बहुत सारे दर्शक हैं और बंगाली समझ में भी आ रही है। एक्सप्रेशन, कई बार बॉडी एक्सप्रेशन देखने के लिए भी हम सुनवाते हैं, लैंग्वेज अलग हो कोई भी भाषा कभी भी भाव समझने में बाधक नहीं बन सकती है। भाषा हम भले समझे, भाव तो समझ में आ रहा है, सुनवाइए। একটা জেলায় যাবেন যেন কোনো জনগণ না থাকে, ভিড়ভাড় না থাকে, হরিদাস সব মানুষকে বন্ডেড লেবার বানিয়েছিস, লজ্জা করে না? আর আজকে পুলিশ দেখতে লোক থাকবে না, সাহস থাকে তো যাও না, মানুষের কাছে যাও, একা একা যাও, মানুষের সাথে ঘোরো, মানুষের মনের কথা জানো। টাকা আছে বলে ভিডিও করে ইউটিউবে থাকতে পারো, ফেসবুকে থাকতে পারো, টুইটারে থাকতে পারো, গদি মিডিয়ায় থাকতে পারো, মোদি মিডিয়ায় থাকতে পারো, কিন্তু মানুষের গদির জন্য তোমরা উপযুক্ত নয়। আজকেই তো জিততো না এবছরের সরকার 2024-এ, হঠাৎ করে ইলেকশন কমিশন ভোটের পার্সেন্টেজ বাড়িয়ে দিল। কড়া সিটের জন্য জিতেছে, ওটা কি জেতা বলে? মহারাষ্ট্রে কি করেছিল ভুলে গেছেন? ওরা জানে ভোটে জিততে পারবে না, ওদের ভোট করতে হবে। ওরা নোটে জিতবে, ভোটে জিতবে, মানুষের ভোটে জিতবে না। তাই আমি চেয়ারকে বলছি না, কিন্তু বাবুকে বলছি। কোন বাবু আমি বলবো না, প্রথম বাবুও হতে পারে, দ্বিতীয় বাবুও হতে পারে, আবার বাচ্চারা চামচ দিয়ে দুধ খায়, সেই চামচ দিয়ে দুধ খাওয়া বাবুও হতে পারে। আমি কাউকে ইঙ্গিত করে বলছি না। इसमें पूरे में मैं एक लाइन बता दूं, पूरा तो जो लोग समझे होंगे पूरा समझे होंगे। नोटे जीतबे मतलब पूरा हम वैसे नहीं बोल पाएंगे, खोटे जीतबे मतलब ये नोट से जीतेंगे, ये खोट मतलब बेईमानी से जीतेंगे, मक्कारी से जीतेंगे।
नोट से जीतेंगे, खोट से जीतेंगे, लेकिन मानुस वोटे ना जीतबे। लेकिन ये आम आदमी के, इंसान के वोट से नहीं जीतते हैं। ये जीतते हैं तो नोट से जीतते हैं और खोट से जीतते हैं, ये वोट से नहीं जीतते हैं। ये बोला। उन्होंने कुछ और भी कहा कि गोदी हाँ, मीडिया और मोदी मीडिया ये इनका फुल टाइम वो है। हाँ, गोदी वो भी कहा मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर सब लपेट दिया। जी। अभिषेक बनर्जी की भी एक बाइट है, वो भी जरा सुनवाइए, फिर हम चलेंगे डिस्को डांसर को सुनवाएंगे और फाइनल कमेंट लेंगे हेमंत जी से। এই যে মতুয়া ভাইরা বসে আছে যারা ওপার বাংলা থেকে এসছে, বিজেপি এদের জন্য এখন নাটক করে ক্যাম্প খুলেছে। একজনকেও নাগরিকত্ব দেয়নি। আর আমি বলি শুনুন, মতুয়া ভাইরা, রাজবংশী ভাইরা, এদের ফাঁদে পা দেবেন না। এদের ক্যাম্পে যদি আপনারা যান, আসামে 12 লক্ষ হিন্দু বাঙালির যা অবস্থা হয়েছে, আপনাদেরও একই পরিণতি ভারতীয় জনতা পার্টি করবে। আর আমি বক্তুকে বলে যাচ্ছি, যতদিন তৃণমূল কংগ্রেসের একটা সৈনিক এই বাংলার মাটিতে থাকবে, একটা মতুয়া ভাই বা একটা রাজবংশী ভাইকে বাংলাদেশি বলে আখ্যায়িত করে বাংলাদেশে রিপোর্ট করতে আমরা দেবো না। তার আগে আমাদের মৃতদেহের উপর দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং কেন্দ্র সরকারকে পেরোতে হবে। আপনারা এদের ফাঁদে পা দেবেন না। যেই এদের ক্যাম্পে যাবেন, আমি তো শুনছি এখন মতুয়া মহাসংঘের কার্ড দিয়ে 800 টাকা করে তোলা হচ্ছে। এই হচ্ছে বিজেপি। আপনার আবেগ নিয়ে যারা ছেলে খেলা করে, ধর্মের নামে যারা রাজনীতি করে, যারা বাংলায় ধর্মের নামে বিভাজন করে, বাংলাকে অনুতপ্ত করার ষড়যন্ত্র চক্রান্ত বছরের পর বছর এরা করেছিল, এদের ষড়যন্ত্রের আগুনে বাংলার 10 কোটি মানুষ ঐক্যের প্রদীপ জ্বালিয়ে বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কাকে বলে তুলে ধরে বাংলার ভালোবাসা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। আমি বাংলার 10 কোটি মানুষকে কৃতজ্ঞতা জানাই, প্রণাম জানাই। হট করে এসআইআর ঘোষণা করে দিতে হবে, তার কারণ বিজেপি বাংলায় 2021-এও হেরেছে, 16-তেও হেরেছে, 19-এও হেরেছে, 24-এও হেরেছে। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, আপনারা হাত তুলে বলুন সবাই দিল্লি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত? সবাই হাত তুলে বলুন আমার মতুয়া ভাইয়েরা দিল্লি যাবেন? যাবেন? সবাই দিল্লি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত? হাত তুলুন। বাংলার ক্ষমতা কি আমরা দেখাবো? বাংলার ক্ষমতা কি আমরা দেখাবো? দিল্লি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত? বিজেপিকে জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত? জনগর্জনটাকে বলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত? আমাদের কাছে যারা কাগজ চাইছে, তাদের বাবা ঠাকুরদার কাগজ নিয়ে এসে আগে বাংলার মানুষকে দেখাও, তারপর কাগজ চাওয়ার কথা বলো। ये ममता बनर्जी की ट्रेनिंग है अभिषेक बनर्जी को। मतुआ राजवंशी, इसमें इस पूरे भाषण में बहुत फोकस्ड भाषण था। मतुआ, ये भाजपा ने बंगाल में कदम रखा तो सबसे पहले टारगेट किया, टारगेट ऑडियंस बनाते हैं ना, सबसे पहले मतुआ समुदाय को। वही मतुआ के भरोसे मतुआ को पहले झांसा दिया, तो मतुआ मतदाता साथ हो गया। राजवंशी एकदम, और दिल्ली आने की भी तैयारी है, ये समझ लीजिए, दिल्ली आने की तैयारी है अभिषेक बनर्जी की। ये बंगाल दिल्ली चलकर आएगा। खैर, ये हो गया। बंगला में था, बहुत लोग कहेंगे बंगला भी सुनवा दिए, सुनवाना जरूरी है भैया। भाव देखिए आप, जरा सुनिए आप, इनको सुनिए। उड़ती छुरी गिरता बारूद टाइप फिल्में बनाने वाले पश्चिम बंगाल में, और आज ही दीदी और उसका अभिषेक बनर्जी कलकत्ता पे एक प्रोटेस्ट रैली कर रहा है, तो किससे क्या बोलेंगे इसके बारे में? अब मुझे तो ये पूछना है आप लोगों से, ये प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? क्यों कर रही है? कहाँ इलेक्शन कमीशन ने तो बताया नहीं कि कोई हिंदू को निकाल देंगे, भारतीय मुस्लिम जो को निकाल देंगे, ना बीजेपी ने कहा है कि ये करेंगे। तो फिर किस लिए प्रोटेस्ट, किस लिए हो रहा है? कि अभारतीय जो हैं, जो भारतीय नहीं है, उनके लिए? ये तो क्लियर कट बात है, चाहे बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, जो भी हिंदू आएंगे उन्हें हम लोग सही तरीके से सिटीजन बना के वोट देने के लायक बनाएंगे,
और भारतीय मुस्लिम जो है वो वोट देंगे, तो फिर बाकी कौन रह गया? जो अभारतीय हैं, जो भारतीय नहीं है, तो उनके लिए प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं। क्या क्या बोलना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। ये जो राजनीति के लिए कि कर रहे हैं पूरा? और नहीं तो पूरी राजनीति है, लेकिन ये करके फायदा क्या होगा? जो सिटीजन नहीं है उनको जाना होगा, खत्म। फिल्म खत्म, फिल्म, बहुत छोटी फिल्म बनाई। यही बात अगर ये जो है इनकी फिल्मों क्या क्या नाम ले, जल्लाद, कत्लेआम, मतलब कौन कौन सा, मतलब जितना एक समय में, अब नहीं कहेंगे कि आदमी को लगता है अपमानजनक शब्द हो जाएगा, लेकिन सी ग्रेड फिल्में बनती है, ऐसी बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्में, मतलब एकदम तहलका मचा दिए थे, सब कुर्सी तोड़ लोग देखते थे। ये आदमी पैसा जो कमाया है, मैं बड़ा व्यवहारिक बात करने जा रहा हूं, दर्शक इस बात को जानते हैं होंगे। हमने उस दौर में 90s में देखा जब ये इनको ए ग्रेड फिल्में नहीं मिलती थी, तो ये सी ग्रेड बी ग्रेड फिल्में करते थे। और जितना मतलब गरीब वर्ग है ना, वो जाकर के देखता था फिल्में। मिथुन चक्रवर्ती के पैसे में 60% इस देश के गरीबों का 70% पैसा है। जो ऊटी में साम्राज्य है अरबों का, करोड़ों का, वो गरीबों के पैसे से है। 5 रुपया 4 रुपया रिक्शा खड़ा करके, पसीना पोंछ करके, गमछे से पसीना पोंछ करके, और 3 रुपया 2 रुपया टिकट होता था, 5 रुपए का 10 रुपए का, वो टिकट लेकर के फिल्में देखते थे। सारा मतलब लोग उस जमाने में एक चर्चा होती थी कि मिथुन की फिल्म, मतलब मिथुन की फिल्म, मिथुन का दर्शक फिक्स है। ये जो ज्ञान दे रहे हैं, बताइए, गरीबों के पैसे पे साम्राज्य खड़ा करने वाला, ये अमित शाह से पूछ ले, जो अभारतीय है, अभारतीय बता रहे हैं, गैर भारतीय नहीं, अभारतीय। अभारतीय को जाना होगा तो अमित शाह के पीछे पहले जाओ, लग जाओ, और कहो बिहार में जो अभारतीय है पहले उनको बाहर कर दो। हेमंत भाई है नहीं? आप बताइए, अब आप बताइए, हम जो बता दिए भाई। कि कुछ मत करो, बाहर तो तुम्हारे से निकलेगा नहीं, वो तो छोड़ दो, संख्या बता दो बस, बाद में देख लेंगे। एक बार SIR में बिहार में कितने लोग मिले विदेशी, वो संख्या बता दीजिए बस, डिस्ट्रिक्ट वाइज बता दीजिए, नहीं तो ओवरऑल बता दीजिए। क्या बकवास कर रहा है कि आदमी ये कहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता हूं, कह रहा है कि TMC राजनीति कर रही है, तो क्या और धर्मशाला खोलेगी, वो लंगर लगाएंगे, वो राजनीतिक पार्टी है नहीं वो। राजनीति करने का हक भी केवल बीजेपी के पास ही बचा है। कांग्रेस कुछ भी कह दे, कुछ भी कह दे, और जिसका कोई मतलब समझ में ना आए तो क्या कहेंगे फिर कि वो राजनीति कर रहे हैं। तो क्या किस लिए आए, और उनकी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है क्या? RSS की तरह तो है नहीं वो कि कहीं रजिस्ट्रेशन ही है, फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी NGO है, अरबों खरबों का साम्राज्य है। तो भाई रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, और TMC तो आपको पता नेशनल रजिस्टर्ड पार्टी है, उस पर ये कहना कि राजनीति कर। बेसिकली ये लोग जो है ना, ये नौटंकी के लिए लाए जाते हैं, लोगों को ना समझ बना करके, उनकी भावनाओं से खेल के, सेलिब्रिटी कोशिएंट का लाभ लेके 1-2%, आधा % जो भी वोट मिल जाता है, ये केवल दिखावा है। इनको कोई मुद्दों की समझ नहीं होती। अभारतीय शब्द मैंने पहली बार सुना है, आपने सुना हो पहले? तो ये इस तरह के नौटंक है। बाकी आपने जो शुरुआत की थी, बात वहीं पे खत्म करते हैं कि जो ये शुरुआत हुई है, चाहे वो तमिलनाडु हो, सबको मोबिलाइज करने का 44 पार्टियों का, चाहे ये बंगाल हो, चाहे 2 दिन पहले जो महाराष्ट्र में हुआ था, ये भाजपा के लिए एक वार्निंग कॉल है, खतरे की घंटी है, और ये देश को गलत दिशा में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। ये ध्यान रख लीजिएगा। और इसका फॉल आउट क्या हो सकता है वो मैं कहना नहीं चाहता, वो दर्शकों के ऊपर छोड़ रहा हूं कि इसके क्या संभावित फॉल आउट है, वो सबको पता है। इसी तरीके से अगर लाखों लोग सड़कों पर आते रहे तो ज्ञानेश गुप्ता तो छोड़िए, ये बाकी भी ढूंढे नहीं मिलेंगे आपको, ये मान के चलिए। बिल्कुल। और मैं ये जो है मिथुन दा, इन बंगालियों से कहूंगा, जितने बंगाली भाई बहन हैं, जब ये मिले कहीं भी तो इनसे एक बात पूछ लेना कि दार्जिलिंग नहीं पसंद आया था क्या? फार्म हाउस के लिए, लग्जरी हाउस के लिए ऊटी क्यों गए? तो जाओ फिर ऊटी ही जाओ, वहीं खूंटी गाड़ो। बंगाल में जाके सारा पैसा ऊटी में रखोगे और राजनीति बंगाल में करोगे? सीधा सवाल करिए इन लोगों से। दार्जिलिंग का मौसम खराब है क्या? ऊटी में ही ठंडी हवा आती है, दार्जिलिंग भी है बंगाल में। इन लोगों से एकदम ऐसे पूछिए सवाल कि भाग जाए सन्नाटे में, जैसे ललन सिंह और सम्राट चौधरी मोकामा से भागे थे।
जब सवाल पूछा गया तो भागे सरपट, वहां से सर्रा भागे। तो चलिए इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।